नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सिंह। Namaskar, I am Rajiv Kumar Singh to take forward the summit meeting that is taking place in Bharat Mandapam today of the G20 conclave. राजीव, भारत इस वक्त जहाँ पर खड़ा है उसके तरफ पूरी दुनिया की नज़र है इस वक्त। जिस तरीके से हम G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे हैं और पहले दिन का जो समिट है वो शुरू हो चुका है भारत मंडपम, जैसा कि आपने कहा दिल्ली सज चुकी है। हम शुरुआत करते हैं तमाम अपडेट्स के साथ में। अब तक प्रधानमंत्री बोल चुके हैं और आइए अब हम आपको बताते हैं कि G20 में आए जो इन्वाइटी गेस्ट हैं उनकी लिस्ट क्या है। G20 में नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, UAE, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस और नाइजीरिया अतिथि देश के रूप में सम्मिलित हुए हैं। ये उन देशों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं जो जिन्हें गेस्ट कंट्री के तौर पर जिन्हें हमने इनवाइट किया है वो आए हैं। उनके लिस्ट जो है Yeah, there are 9 countries who have been invited, including some from the neighborhood and from throughout the world. It's important to mention here that one of the Prime Minister from Spain could not make it और भारत की ताकत को दुनिया सलाम कर रही है। इसी का प्रमाण देती है ये 6 तस्वीरें जो भारत मजबूत स्थिति को दिखा रही है। और आज भारत दुनिया का जो केंद्र बना हुआ है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश में आज हम शामिल हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत में हम सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हैं। और देखिए तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो भारत कल पहुंच चुके हैं, उनके साथ पहले दिन की मीटिंग। और जो ये तस्वीरें हैं इन 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। पहले दिन की शुरुआत भारत मंडपम में हो चुकी है G20 शिखर सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत। Pranjali, as you know that there are 19 countries apart from the European Union which are part of the G20. Apart from the invitees, 9 invitees, I mentioned that there are 14 other world organizations like the United Nations and other organizations, ILO, and even the African Union today, as you know, Pranjali, has been inducted in the G20. So technically now it has become G21. और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए भारत जिस तरीके से सारे देशों को साथ लेकर के चल रहा है, अफ्रीकी यूनियन और भारत खड़ा रहा अफ्रीका के साथ में। और जैसा कि अपडेट है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीकी यूनियन जो है वो शामिल हो चुका है G20 में। और ये 6 तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर भारत में दुनिया की ताकतों की जो स्वागत है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहमानों का किस तरीके से स्वागत किया। उन्होंने तैयारी का खुद जायजा लिया है और पूरी दुनिया की नज़र सचमुच इस वक्त भारत पर है और वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में भारत मंडपम में मेहमानों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वेलकमिंग द गेस्ट्स। And the fourth visual is that of the G20 member nations. और 5वीं तस्वीर में आप देख रहे हैं जो 9 अतिथि जो देश आए हैं उनका स्वागत किस तरीके से किया जा रहा है। और अंतिम तस्वीर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े विशेष मेहमान, उनकी तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब तक जो अपडेट है राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने अपना वक्तव्य जो है वो दुनिया के सामने रख दिया है। प्रेसिडेंसी के तौर पर भारत जिस तरीके से दुनिया के सामने उभरा है उसके बाद क्या हम सोचते हैं वो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के मंच से सबको साथ लेकर चलने की बात की है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला जो मंत्र है जो भारतीय प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में भारत में लागू कर रहे हैं उसी की बात उन्होंने आगे बढ़ाई है। विश्व के पटल पर इसे ले जाने की बात है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। लेट्स हियर। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय
जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को
G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री की बातों से दो बड़ी बातें जो निकल करके आई, सबसे पहले तो उन्होंने जो जैसा कहा कि ह्यूमन सेंट्रिक रहने का दौर है और जो एक कहीं ना कहीं एक विचारों का एक अभाव देखने को मिला है। हम बहुत ही जैसे कोरोना पीरियड की उन्होंने बात की और भी ऐसे बहुत क्राइसिस का टाइम उन्होंने बताया राजीव, और ऐसे टाइम में भारत निकल करके आया, पूरी दुनिया निकल करके आई और ह्यूमन सेंट्रिक सबका साथ सबका विकास और सबका भरोसा जीतने का समय है। कई अहम बातें प्रधानमंत्री की जो उनका जो वक्तव्य रहा पहले दिन उससे निकल करके आई है। और हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दें कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में दो महत्वपूर्ण गेस्ट जुड़ रहे हैं। अनिल वाधवा हैं, ये फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर हिमानी पंत हैं, ये रिसर्च फेलो हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से। हम इनसे बातचीत करेंगे कार्यक्रम में, हम इनको जोड़ेंगे। उससे पहले आइए हम रुख करते हैं भारत मंडपम की तरफ, जहां हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज जी, प्रधानमंत्री के वक्तव्यों को आपने भी सुना है, आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण रहा आज उनकी, अगर मैं उनके विचारों की बात करूं तो आप ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पर कि आप हमें उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, भारत मंडपम में जो G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं और जिस तरह से दुनिया भारत से उम्मीद करती है उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री ने अपना जो स्वागत संबोधन था उसमें उन्होंने उसी बात को कहा कि ये समय साथ चलने का है, ये समय विश्वास का है, ये समय मानवता का है। और इन तीनों बातों के पीछे प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो साफ है कि दुनिया में चाहे संकट हो, साथ चल के उन संकटों का समाधान किया जा सकता है और ये भारत ने करके दिखाया है, कोविड के समय में करके दिखाया है। प्रधानमंत्री जी ने विश्वास की बात कही कि विश्वास का एक संकट आज दुनिया के सामने है, क्योंकि कोविड के बाद जिस प्रकार के पहलू उभर के सामने आए, अलग अलग बातें उभर के सामने आई, उसने कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा जरूर किया कुछ देशों की भूमिका को लेकर। जिस तरह से भारत ने उस संकट के समय में, कोविड काल के संकट में अपने देश की तो मदद की ही, अपने देश के नागरिकों की, साथ ही दुनिया के दूसरे देशों की जिस तरह से मदद की, वो ये दिखाता है कि भारत दुनिया में विश्वास के साथ सबको साथ लेकर चल सकता है। ये भारत ने एक साफ साफ संकेत कोविड काल के समय में दिया था, उसी का उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में किया। प्रधानमंत्री जी ने विश्वास की बात कही, विश्वास के संकट की बात कही, तो उसके पीछे वो परिस्थितियां भी हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच किसी न किसी रूप में, युद्ध के रूप में उभर के सामने आई हैं और उसने एक प्रकार से दुनिया को कहीं ना कहीं एक अविश्वास की डगर पे खड़ा कर दिया है। और भारत ये चाहता है कि जो समस्याएं हैं वो बातचीत के जरिए, शांति के जरिए, विकास के रास्ते पर सब मिलके साथ चलें। और इस शिखर सम्मेलन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही संदेश देने की कोशिश की है कि भारत सबको साथ लेके चल सकता है। एक महत्वपूर्ण बात जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अफ्रीकी यूनियन के जो सदस्यता मिली है G20 देशों की, अब G21 के नाम से जाना जाएगा, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसकी पहल की थी, इस संबंध में पत्र लिखा था और उस पहल का ही परिणाम है कि आज अफ्रीकन यूनियन G20 देशों के सदस्य समूह में शामिल हो गए और उसका विस्तार हो गया। जाहिर सी बात है, आर्थिक पहलू के साथ साथ भारत ने सबके साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ दुनिया को कैसे आगे बढ़कर चलना है, इसका संदेश इस शिखर सम्मेलन से दिया है। जी प्रांजलि। We are now joined by Anil Wadhwa, the former ambassador. Mr. Wadhwa, the Prime Minister, the two takeaways that I have drawn from the Prime Minister's speech is about the human-centric approach and the global trust deficit. What are your key takeaways? So I think, as you rightly pointed out, the presidency of India has been marked from the very beginning by these two themes, and also the agenda for the Global South, which has been at the forefront. In fact, starting from January 2023, when India
invited 125 developing countries to Delhi to hear their views and to seek their views on how the G20 could progress further. From that time onwards, it was clear that this summit was going to be all about the problems which are facing the global south. Inclusivity has been the theme of India's presidency. And if you look at the various working groups and the 15 ministerials that have taken place, all of them have laid emphasis throughout on the problems which are facing the world, especially the developing countries. And if you look at also India's proposals that have been put forward in the context of the G20 meetings, India has constantly looked for improving upon the situation as it exists for the global south, be it the multilateral development institutions or the debt crisis, or whether it is the legacy issues which have been carried forward from the previous summits. These are all centered on development, and they are also centered on the problems of the global south. And therefore, the Prime Minister was quite clear that India's presidency has been focused so far and will try and improve the lot of the global south. At the same time, he pointed out to the trust deficit, because that indeed has come into focus after the corona crisis, where there was a problem of vaccine distribution, for example, in Africa. There was hoarding of vaccines at that point in time. And this has been followed by a global crisis with the war in Ukraine, where countries do not trust each other as they used to before. And in order to develop further, it's important there should be a compact, which he referred to, between the developed and the developing countries, so that everybody can progress further. So that was his main thrust. And I think he has been quite clear in putting that thrust forward. Dr. Himani Pant, Senior Research Fellow in Indian Council of World Affairs. How important is taking the trust deficit question forward? How important is it going to be with the communique that is going to come out on Sunday? Yes, as you rightly said, this is a very, the trust deficit point that the Prime Minister Seems we have the world is fragmented, but we also live in an interconnected world. So, in that sense, it is very important, and it is very important that the Prime Minister pointed out that this trust deficit needs to be bridged. So, in a way, as you said earlier in the program also, that the presidency of India has been focusing on inclusiveness and a human-centric approach. And under this presidency, the Prime Minister has also, and this is not a security organization. It basically deals with economics. It is to do with development. So in that context, our presidency of this G20 has rightly focused on development, climate change, SDG growth, green transition. So in that sense, it is true that there is a lot of differences among the G20 members, but because the focus is entirely on growth and sustainable growth, so in that sense, if we focus on what is actually the objective of this organization, which is economics and inclusive growth, then I think it should not be a problem. But yes, there are various voices, so it will be a challenge to bring these voices together, because there are so many different, we are coming from different parts of the world, so that needs to be taken into account. But I think so far, Prime Minister Narendra Modi and the entire team has been managing these differences quite well. In fact, I would like to emphasize, as has been already reiterated a number of times, that this summit in itself has started on a very constructive note. The very membership of African Union, which is now going to be G21, is a very positive indication in terms of where we are heading, in terms of what the Delhi Declaration will be tomorrow. जी हिमानी, एक बात मैं आपसे और यहाँ पर समझना चाहूँगी, और प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में कहा कि ये 21वीं सदी का भारत है और हमें नई दिशा में सोचने की ज़रूरत है, लेकिन जो पुरानी जो चुनौतियां हैं वो नया समाधान मांग रही हैं।
किस तरफ उनका इशारा था, क्या कहना वो चाह रहे थे, आपने क्या समझा उनकी बातों से? आपने मुझसे सवाल पूछा? जी हिमानी। जी, ओके। तो जैसे हमने वाधवा जी, ये सवाल मेरा पिछले डॉक्टर कुछ समिट्स में देखा कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो जिनको हम लेगेसी इश्यूज बोलते हैं, जी और उनमें इश्यूज जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य, और फिर हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट किस तरह से हो, एमबीडी का सुधार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जेंडर, लैंगिक समानता, जी ये सब इश्यूज जो हैं पिछले समिट से, बाली समिट से और उससे पहले से डेलीगेट्स के सामने हैं। इस समिट में भी वही मुद्दे सामने आए हैं। भारत ने अपनी तरफ से 7 या 8 नए प्रस्ताव रखे हैं जिन पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से अगर अगर कंसेंसस नहीं बना तो वो आगे चलकर ब्राजीलियन प्रेसिडेंसी के अंडर उसको टैकल करना पड़ेगा। तो मोदी जी ने यही इशारा किया है कि हमारे पास कई सारे मुद्दे, कई सारे प्रॉब्लम्स पहले से हैं। भारत का प्रयास यही रहा है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड के मुद्दे हैं उन पे जोर दिया जाए और जितना जल्द हो सके, ताकि पूरे विश्व की जो लोग हैं उन सभी के मुद्दे सामने आए, और इनके ऊपर विचार हो और अफ्रीका का इंक्लूजन हो। जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन इस समिट में एक भागीदार बन जी चुका वाधवा है, जी। तो हम देख रहे हैं कि जो एम्फेसिस है भारत का वो उन्हीं मुद्दों पर है। जी मनोज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अफ्रीकी यूनियन को जो आज शामिल किया गया है, अब तकनीकी रूप से आप कह सकते हैं ये G20 न रहकर G21 हो गया, जैसा आप अपने पहले रिपोर्ट में भी कह रहे थे। तो ये कितना अहम होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है वो एक तरह से पूरी तरह से ग्लोबल साउथ में है और सबसे ज्यादा जहां पर डेवलपमेंट की जरूरत है, सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं पिछड़ा हुआ एक कॉन्टिनेंट है। उस लिहाज से ये कितना अहम कदम आज साबित होने वाला है आगे चलकर? देखिए, ये जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी इस शिखर सम्मेलन से, भारत ने वो ना सिर्फ कहा, वो करके भी दिखाया है। ग्लोबल साउथ का भारत एक तरह से आवाज़ बन के उभरा है। लगातार भारत ग्लोबल साउथ की बात करता रहा है, विकास की दृष्टि से, आर्थिक मजबूती की दृष्टि से, या दूसरे संसाधनों की बात हो कि दुनिया का विकास अगर सबके साथ मिलकर होगा, संतुलित उस धारणा के साथ होगा तो बेहतर संदेश जाएगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ग्लोबल साउथ को एक प्रकार से आवाज़ भारत ने ना केवल दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पहल उसके लिए की, पत्र लिखकर अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की बात कही, एक प्रकार से भारत जो है वो एक लीडर के रूप में उभर के सामने आया है कि भारत केवल अपने हितों की बात नहीं करता, बल्कि दुनिया के दूसरे जो देश हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं या संसाधनों का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी कैसे आगे लेके चला जाए विकास की दृष्टि से। उस दृष्टि से अगर मैं कहूं तो यह पहल बहुत महत्वपूर्ण है भारत की। चलिए मनोज जी, हम आएंगे आपके पास में। हिमानी हमारे साथ में, हिमानी पंत जुड़ी हुई हैं। हिमानी जी, मेरा सवाल आपसे है, मैं बात करना चाहूँगी आपको बस एक दिन मैं पीछे लेकर के जाना चाहूँगी। जो तस्वीरें निकल करके सामने आए, जिस तरीके से जो राष्ट्राध्यक्ष जब उन्होंने भारत की धरती पर जब कदम रखा, जो तस्वीरें हमने देखी है वो निश्चित तौर से बहुत सकारात्मक थी। कैसे ले रही हैं आप इसको, उन तस्वीरों को आप किस तरीके से ले रही हैं डॉक्टर हिमानी? जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा, ये जो हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, जैसे आपने देखा जितने बार हमारे मेहमान आ रहे थे, उतने बार एक डिफरेंट स्टेट का डांस फॉर्म वहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा था। तो इन अ वे जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो हमारे फोक डांसेस हैं, इसका एक बहुत अच्छा जो एक प्रदर्शनी वहाँ पे था। ये मैं उसको इस तरीके से देखती हूँ कि ये जो हमारा भारत देश है, जो कि डाइवर्स है, इंक्लूसिव है, सो वो इंक्लूसिविटी वाला अगर हम पॉइंट देखें और हम अपनी डाइवर्सिटी देखें, तो ये उसका एक बहुत अद्भुत जो वहाँ पे प्रदर्शन था, मैं इसे इस तरीके से देखती हूँ। और इन अ वे अगर हम देखें पिछले 1 साल में
हमारे देश में इतने सारे जो शेर्पा मीटिंग्स हुई हैं इन जो अलग-अलग शहरों में हुई है, तो इस प्रेज़िडेंसी में हमने देखा कि इट हैज़ एक्चुअली बिकम अ पीपल सेंट्रिक अप्रोच। तो हमने देखा कि पीपल पार्टिसिपेशन जो हम बोलते हैं, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा है जन भागीदारी है। तो वो जन भागीदारी अलग-अलग जो हमारे प्रांत हैं, अलग-अलग जो हमारे शहर हैं और जो आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं, वो उसी का एक स्टेप फॉरवर्ड है कि जो हम अपनी डाइवर्सिटी, अपना जो कल्चर है, उसको वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो एक बहुत मेरे ख़्याल में कि बहुत अच्छा हम लोगों को अवसर मिला है अपने देश का जी। जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़ एंड कल्चर पूरा उस एस्पेक्ट को एक अच्छा एक शोकेस करने का बहुत अच्छा हमें कल ये अवसर मिला। Dr. Wadhwa, as we were talking about the SDGs, you might recall yesterday itself, Sherpa Amitabh Kant said that we are lacking, the world is lacking in achieving the SDG goals that we had set ourselves. So already we are halfway through, and 2030 is not far off. In that sense, where do you see things going from here? So I think he was absolutely right when he pointed out that the world is lagging behind, the achievements which are supposed to have been made already at this point. And the reason for that is quite simple because the compact which was there between the developed and the developing countries of transfer of funds and technology has not happened. That's something which is another legacy issue which has continued through the summits of the G20, and it's also figuring very prominently at this meeting. We also saw that when the working groups met and when the ministerial meeting on for the environment ministers and the SDGs happened, it was quite clear that there was a divide amongst the developed and the developing countries where no firm commitments were forthcoming. But I think India's proposal for a sustainable lifestyle, life as we call it in abbreviation, that was put forward by Prime Minister Modi at the last at the summit in Italy in G20, and that has actually caught on amongst the developing countries who feel that that is the way to move forward. But at the same time, without a firm commitment from the developed world, which they have already promised before but have not fulfilled for the transfer of funds, and that can only be possible if the multilateral lending institutions reform themselves and have a fund available for this purpose for the developing countries. That's the only way out. So that's another proposal that India has made during the course of these meetings. And I'm sure that is bound to figure also in the joint statement which will be issued at the end of this meeting. जी डॉक्टर वाधवा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे समझना चाह रही हूँ। G20 के माध्यम से तो वहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं वहाँ पर समिट में तो उनके साथ में बैठक में बातचीत हो ही रही है, लेकिन जो एक द्विपक्षीय वार्ता जो हमने देखी कि हमें लास्ट डे जो हमें देखने को मिली कि शेख हसीना के साथ में या हो या फिर जो बाइडन के साथ में प्रधानमंत्री हो, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि वहाँ ऐसी जो बायलैटरल जो टॉक होता है इसकी क्या ज़रूरत होती है? बातें तो वहाँ भी होंगी, लेकिन कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बातचीत इनके साथ में की, उसका क्या मतलब है? देखिए, हर एक समिट एक अपॉर्चुनिटी होती है हर एक समिट में कि बायलैटरल्स के थ्रू जो बायलैटरल मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाए। हमने जैसे आपने शेख हसीना की बात करी, बांग्लादेश के साथ पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत के रिश्तों में बहुत तरक्की आई है और बहुत सारे पेचीदे जो मुद्दे थे वो सॉल्व हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, लेकिन उन पर जब तक बातचीत रेगुलरली नहीं हो तो विश्वास आगे आगे बढ़ नहीं सकता है। और प्राइम मिनिस्टर ने यही ट्रस्ट की बात करी कि जब बातचीत के द्वारा ही ट्रस्ट आगे बनाया जा सकता है। बांग्लादेश के साथ जो बायलैटरल मुद्दे हैं वो सभी विकास के मुद्दे हैं, कनेक्टिविटी हो या डेवलपमेंट हो या इन्वेस्टमेंट हो या फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात हो
ये सभी दोनों देशों के लिए इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो आगे बढ़ने वाली बातें हैं। और दूसरे जो पेचीदे मामले हैं, जैसे रोहिंग्या का इशू हुआ या फिर तीस्ता वाटर्स का इशू हुआ, उसमें कई दूसरे पहलू आ जाते हैं वादा जी, जिनको बहुत आपस शॉर्ट में में हम बैठकर आगे, ही और भी बहुत सारे सवाल हैं। जो बाइडेन से क्या लगता है आपको, किन मुद्दों पर बात हुई होगी? बहुत ही सकारात्मक प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात रही, क्या लगता है आपको? जो बाइडेन के साथ जो बातचीत हुई है उसमें करीब 10 या 12 मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। जो आप जॉइंट स्टेटमेंट यदि देखें तो प्रधानमंत्री की जो विजिट थी जून में यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके ऊपर उन मुद्दों को आगे बढ़ाया गया है और हमने देखा कुछ नए मुद्दे भी ऐड करे गए हैं। जैसे डिफेंस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है, प्रोग्रेस हुई है। एक नया ड्रोन्स का ऑर्डर सामने आया है। वाधवा साहब, न्यूक्लियर जो बात रिएक्टर्स आप कर रहे हैं डिफेंस के बारे दूसरे में, ढंग के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वाधवा उनके साहब, ऊपर बातचीत हुई है। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो ट्रेड डिस्प्यूट था, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में जो WTO में चल रहा था पोल्ट्री के ऊपर, उसमें से 6 डिस्प्यूट सेटल हो गए थे, लेकिन एक बचा हुआ था, उस पर भी सहमति बनी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मीटिंग थी और आगे चलकर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो करार हुए हैं एजुकेशन में और सोशल इश्यूज पर, वो भी काफ़ी अहमियत रखते हैं। वाधवा साहब, जब आप डिफेंस की जो बात कर रहे थे उसमें एक अखबारों में जैसा आया है कि ड्रोन के बारे में और अन्य डिफेंस जो समझौते हुए हैं उनमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात हुई है, लेकिन वो बात आकर के 80% के करीब आकर के अटक जा रही है। ऐसा क्यों होता है कि जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होती है तो कुछ अहम टेक्नोलॉजी अपने एंड पर रोक लिया जाता है? देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का यही हिस्ट्री रही है कि जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की हम बात करते हैं तो पूरी तरह से 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू में नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत होती है किसी भी कंट्री में। यदि हम कोई इंजन बना रहे हैं या फिर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है और जो लोकल प्रोक्योरमेंट होती है जिस कंट्री में वो पार्ट्स बन रहे हैं या इंजन बन रहा है, वहाँ से उसकी अवेलेबिलिटी शुरू से नहीं हो पाती। कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं, उसके बाद जाकर वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है। हमने ये देखा है फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे जो सैफ़्रॉन का इंजन है जो भारत में कई दिनों से बन रहा है, लेकिन 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अभी जाकर हुई है 14 या 15 सालों के बाद, क्योंकि अब भारत के पास वो कैपेसिटी है कि उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अब्ज़ॉर्ब कर सके। तो शुरुआत कहीं से होनी चाहिए और जब तक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत ना हो, जी वो जो एंड है वो काफ़ी दूर रह जाता है। वाधवा साहब, अच्छी जानकारी आपने दी। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको जोड़ना चाहेंगे। आप मनोज जी, बहुत अच्छी बात वाधवा साहब ने कही, आप भी सुन रहे हैं, डॉक्टर हिमानी पंत ने भी कई अहम जानकारियां दी। अब मैं बात करती हूँ उस ताकत की जो कि जिम्मेदारियां बढ़ा देती हैं, जो इस वक्त मुझे लगता है कि भारत महसूस कर रहा है। अगर आपके हाथ में पावर आया है तो जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ी हैं। क्या मायने हैं G20 शिखर सम्मेलन के इस समय? जी मनोज जी, आवाज आ रही है हमारी? लगता है मनोज जी के पास फिलहाल आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर हिमानी, वुड लाइक टू नो, लाइक इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट airlines air traveling market now after the United States and China, but we are not making any commercial planes as such in our country. So when do you see, we were talking about technology transfer, are Boeings, are the Airbuses, and we need to be competitive in the long run. Yes, I do
feel that these cooperation is important, but we also have to understand that there's a lot of emphasis under Prime Minister Modi's leadership on indigenization. So it is not as if we are solely reliant on cooperation with other countries, but yes, there is a lot of emphasis on indigenous production. So in terms of commercial airlines, yes, I think we are moving there. And with all this startup culture, getting a boost, and in terms of the FTAs that are being negotiated, and in terms of the other cooperation that we may have with US, France, etc. So it is going to help us in building our own capabilities. But yes, we have a startup culture. We have our own industrial development. So in that sense, there's also a push towards internationalization, and I think we are moving to some extent in that direction. And so we have taken positive strides there. मानिए हम आएंगे आपके पास में मनोज जी, एक बार फिर से हम उनका रुख करते हैं। मनोज जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि जब पावर आता है तो जिम्मेदारियां अपने आप बढ़ जाती हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। भारत कुछ इस वक्त ऐसा ही महसूस कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन कैसे देखते हैं आप इस बात को? मनोज जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि भारत जिस तरीके से इस वक्त बिल्कुल फ्रंट पर है, पूरी दुनिया की नज़र जो है वो हम पर है, और मैंने एक बस लाइन से इसे कंप्लीट करना चाहा कि जब आपके पास पावर आ जाती है तो जिम्मेदारियां भी हैं। इस वक्त हमें बहुत बड़ा मंच है उन विचारों को एक साथ सहमति पर लेकर के जाना है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भारत के पास G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से। लगता है मनोज जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। प्रांजलि जी, राजीव जी, ये सवाल मैं जो है वाधवा जी से लेना चाहूँगी। वाधवा जी, इस सवाल का जवाब क्या आप मुझे दे सकते हैं? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत के पास। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि जब जैसे भारत के पास अभी G20 की प्रेसिडेंसी आई है, तो हमने देखा है पिछले 9 या 10 महीनों में भारत ने ये बागडोर संभाल करके अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही सीरियसली लिया है। और ये आपको स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि 60 सिटीज में और उसके बाद 200 के करीब मीटिंग्स जो भारत ने करी हैं, 15 मिनिस्ट्रियल जो होस्ट किए हैं, 1 लाख के तक के डेलीगेट्स भारत आए हैं, और उसके बाद जो भारत ने सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया है, स्टेट्स को इन्वॉल्व किया है, यूनिवर्सिटीज को, स्टूडेंट्स को, सबको इन्वॉल्व किया है। इसके चलते भारत में एक बड़ी मूवमेंट आई है। प्रधानमंत्री ने भी ये बात शुरू में ही कही थी कि भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, और वो इसलिए है क्योंकि भारत समझता है कि उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। पहले जो दूसरे जो इशू पहले से चल रहे हैं मुद्दे, उनको सॉल्व करने की, और फिर अपनी जिम्मेदारी यह है कि जो ग्लोबल साउथ के मुद्दे हैं जो 125 कंट्रीज ने भारत के सामने जनवरी में रखे थे, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अफ्रीका के जो मुद्दे हैं उनको कैसे दूसरे देशों के सामने लाया जाए, और किस तरह से इसके बेसिस पर प्रपोजल्स आगे बढ़ाई जाए। तो डेवलपमेंट रिलेटेड इंक्लूसिव एजेंडा के साथ में लेकर आगे चलना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि दूसरे देशों ने बहुत अप्रिशिएट करी। Okay. Dr. Imani, we would like to know, like we were talking about one earth, one family, one future, and don't you think the Mother Earth needs a lot of healing? Yes, you're right. I do agree. And in that sense, if you look at the objectives of our presidency of G20 this year, there's been a lot of emphasis on climate change, as I also mentioned earlier. There's also an emphasis on green transition, and I would like to emphasize here the focus on millets. So I think we are taking steps towards healing. The very emphasis on millets while celebrating International Year of Millets, and these millets and other
brings are also on display at the Bharat Mandapam. So this shows that we do realize the earth needs healing, and we're also taking concrete steps towards this healing. So this initiative of promoting millets as a diet which has been prevalent in the country since ages, but has lost its sheen in the past few decades, is being brought back to focus. This shows that it's not only it shows that we not only agree that there is a need for healing, there is a need to develop more climate resilient crops, so as to put it. So in that sense, I feel that there are also concrete steps being taken in this aspect, and these are just baby steps towards that healing, but I think they'll take us a long way forward. ये शॉर्ट्स ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत मंडपम की, ये तस्वीरें हैं और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जब से इसकी अध्यक्षता हम कर रहे हैं G20 की, हम जब से हमने करना इसको शुरू किया, तब से हमारी ये कोशिश है कि किस तरीके से हम अपने कल्चर को आगे लेकर के जाएं, और उसी का एक नमूना है आप देखने को जो जिन तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे वो हैंडलूम हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो कल्चर हो, हम सबको एक मंच पर लेकर के आएँ ताकि जो अतिथि यहाँ पर जब आएँ तो उनको ये पता चले कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी विशाल है, कितना विराट है। Yes, the Prime Minister always talks about vocal for local, and these pictures completely exemplify those statements and those wishes of the Prime Minister and those goals. You can see the local handicraft artisans and yes, a QR code there, and also the Chandrayaan lander Vikram there being displayed. तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के जो हस्तशिल्प हैं उसका नमूना इस वक्त दिख रहा है। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 3 में क्राफ्ट का जो एग्जीबिशन है वो लगाया गया है, उसकी भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से हम जो एक संदेश राजीव पहुंचाना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने। और निश्चित तौर से इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी संस्कृति बहुत विशाल है और इसकी जानकारी जो है वो पूरी दुनिया को होनी चाहिए। इस प्रदर्शनी में भारत के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का बेहतरीन तरीके से उसे दिखाया गया है, और ऐसी प्रदर्शनी का जायजा लिया है संसद टीवी के संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने। दिल्ली के प्रगति मैदान में हॉल नंबर 5 में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है, और इसके साथ लगते हॉल नंबर 3 में क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाया गया है। इस क्राफ्ट एग्जीबिशन में भारत के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि खादी इंडिया के जरिए भारत का जो खादी के प्रति आग्रह है, क्योंकि खादी भारत का प्रोडक्ट है, वो दर्शाया गया है। मतलब हैंडलूम जो है वो भारत का दिखाया गया है, और इसके साथ ही यहाँ पे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत हो, और चाहे पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत हो, जितने भी प्रदेश हैं वहाँ की अपनी एक विशिष्ट वेशभूषा है। उन वेशभूषाओं को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हाथ से वहाँ पे कारीगरों द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं, उसका प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। और इसके साथ ही जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी प्रदर्शित किया गया है। साथ ही भारत की जो मूर्ति कला है उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि भारत की जो मूर्ति कला है उसको बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। इसके साथ ही चाहे पेंटिंग्स की बात हो, क्योंकि भारत की जो चित्रकला है वो पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है, उसका प्रदर्शन भी यहाँ पे किया गया है। और इसके साथ ही जो भारत के चाहे वो जो अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका भी एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया गया है। अलग अलग प्रदेश, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र की बात करें, और चाहे हम दक्षिण भारत की बात करें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, और पूर्वोत्तर की तरफ अगर हम चले जाएं तो आसाम की बात करें, चाहे 7 सिस्टर जो हैं भारत की, हम उनकी बात करें, वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है और जो वहाँ का जो हैंडलूम है उसका साफ प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। और ये जो क्राफ्ट एग्जीबिशन है
इसके जरिए भारत का क्राफ्ट जो है उसका प्रदर्शन इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी किया गया है। और इसके साथ ही जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे उनको एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही हॉल में भारत की जो हैंडलूम है, ये हैंडी क्राफ्ट है, उसका जो है वो प्रदर्शन देखने को मिलेगा, वो एग्जीबिशन देखने को मिलेगी। और वो भारत की जो विविध संस्कृति है, जो विशेषता है भारत की, वो देखने को एक ही मंच पे मिलेगी। कैमरामैन प्रशांत कर्माकर और कैमरा सहयोगी सुनील पासवान के साथ पवन कुमार शर्मा, नई दिल्ली। Mr. Wadhwa, clearly those pictures showed that the Prime Minister has taken his mantra of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास and सबका प्रयास a step forward. Definitely, I think it's a good opportunity for India as president of the G20 to also showcase not only its culture but also its handicrafts, handlooms, etc. It serves two purposes. First of all, it exposes our rich traditions to the world, and secondly, it also encourages those who are attending the meetings, the G20 meetings in India, not just the summit, but also those who came before this, to actually come back to India and to do, because it makes them curious about what else is in store for a country like this, because they've just seen a glimpse of what is available in this country. And ultimately, it leads to tourism, it leads to increased people-to-people ties, which is exactly what Prime Minister Modi has in mind. You know, wherever he goes abroad, for instance, he tells the Indian diaspora regularly, and I've heard him say this on many occasions, that they must encourage their friends to visit India. And that is not because of mere tourism, but also because once they visit the country, then it evokes certain kinds of feelings towards that country, which then translate into friendship between that country and ours. And this is very important. The people-to-people connect, as we call it, is extremely important. And this is one good opportunity to showcase what India has. So I'm glad that India has done it on a very large scale, very extensively. And even the gifts that have been presented to the delegates throughout the meetings, wherever they've been held, have been Indian handicrafts and handlooms. डॉक्टर वाधवा, हम आएंगे आपके पास, और ये बड़ी अच्छी आपने बात कही है। और अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये प्रयास है कि बहुत सारे ऐसे देश जिसमें कि पिछले 60 सालों से हमारे यहाँ से कोई भी नहीं गया, वहाँ पर वो खुद गए हैं। ऐसे 193 देशों को उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उन्होंने मिनिस्टर्स के साथ में एक पूरा डेलीगेशन जो है उन देशों में भेजा, जैसे कि आयरलैंड 60 सालों से कोई वहाँ पर गया नहीं था, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ से वहाँ पर गए ताकि ये लगे कि बस मित्रता कहने की नहीं है, मित्रता आगे बहुत लंबी चलने वाली है। मैं रुक करना चाहूँगी, मनोज वर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ में प्रगति मैदान से। मनोज, आप हमें ये बता सकते हैं कि आज क्या शेड्यूल है? प्रधानमंत्री का वक्तव्य हमने सुना है, मीटिंग्स वहाँ पर चल रही हैं, क्या आज दिन भर क्या चलने वाला है? कल की अगर कुछ जानकारी आप हमें दें। देखिए, जहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बना है उससे कुछ ही दूरी पर भारतीय मंडपों है, जहाँ पर ये शिखर सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के जो ताकतवर आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश हैं, उनके जो प्रमुख हैं, वो बैठ के देश भविष्य की आर्थिक या देश दुनिया की दिशा क्या होगी उस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार जहां तक बात दिल्ली डिक्लेरेशन की है, उसको लेकर भी चिंतन मंथन हो रहा है कि आएगा या नहीं आएगा। इसको लेकर अभी कुछ बता पाना या जानकारी दे पाना जल्दबाजी होगा। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब शिखर सम्मेलन के बैठकें ख़त्म होंगी उसके बाद जो जानकारी उभर के सामने आएगी तभी इस संदर्भ में मैं कोई आपको जानकारी दे पाऊंगा। प्रांजलि जी, डॉक्टर हिमानी को हम जोड़ना चाहेंगे अब। डॉक्टर हिमानी, अगर ऐसी जब बैठक हो रही है, जो इस वक्त जो बैठक चल रही है, क्या आप हमें समझा सकती हैं कि एजेंडा बहुत हद तक पहले से जो तय होता है, इन 2 दिनों में उनको एक तरीके से समेटना होता है? और जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि इसकी अध्यक्षता हमारे पास में है, तमाम विचारों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके सहमति में बदलना इतना आसान नहीं होता है। कितनी बड़ी चुनौतियां हैं ये भारत के लिए?
ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी चुनौती है और जैसा कि हम देख रहे हैं जितना भी हमने अभी तक देखा है और जो समझ पा रहे हैं, इससे एक बहुत अच्छे तरीके से एक नेविगेट जो कर रहे हैं इंडिया की प्रेसिडेंसी में वो चल रहा है। पर जैसा कि आपने कहा चुनौती तो है बिकॉज़ आप देख रहे हैं 20 और अब 21 हो जाएँगे, इतनी सारी वॉइसेज़ हैं उनको समा पाना। तो जो एजेंडा पे अगर मैं बात करूँ तो एजेंडा तो पहले से डिसाइडेड है और इंडिया का जो फ़ोकस रहा है वो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एज हम जो बोल रहे हैं वन अर्थ वन फैमिली और इसके साथ में जो एक विश्वास वाली बात आती है, ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात आती है, तो इंडिया का जो फोकस रहा है उस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करके एक कॉमन कंसेंसस बिल्ड करना है। और जहाँ तक अभी तक हमने जो रिपोर्ट्स देखी हैं उसमें ये क्लियर है कि कंसेंसस बिल्डिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसका सीधा-सीधा नतीजा जो ये अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप है, उसका एक कंस्ट्रक्टिव एक इनिशियल स्टेपिंग स्टोन जो हमने जी। जो अभी सुबह देखा, वो है। सो हमारी जो नींव इस समिट की रही है, वो बहुत पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट हुई है और मुझे लगता है कि कल तक जब तक कल दिन तक ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि स्टेटमेंट में क्या-क्या है, तो कंसेंसस की तरफ हम आगे और बढ़ेंगे। जैसा कि अमिताभ कांत जी ने भी कहा कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग वॉइस देने वाला है, जो कि हमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इसमें दर्शाता है कि पिछले 1 साल से जो इसमें काम चल रहा है, उसको लेके एक स्ट्रॉन्ग वॉइस में इंडिया वो ब्रिज कर रहा है, वो डिफरेंसेस ब्रिज करने की जो कोशिश है, वो चल रही है। और इसके अलावा जो स्टेटमेंट आता है, उसमें जी। एक कंसेंसस जो है, हम एक तरीके का उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चुनौती है, पर चुनौती को नेविगेट जो है हम जैसे कि करते आए हैं, इसमें भी कर रहे हैं और मैं बहुत होपफुल हूँ कि जो स्टेटमेंट आएगा जी। क्योंकि अमिताभ कांत जी बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आने वाला है। तो मुझे लगता है कि आज और कल तक ये एक नेविगेट करने में जो हमारी टीम है, वहाँ पे जो लीडर्स हैं, वो जी। उसमें सक्सेसफुल रह पाएँ। और लक्ष्य बिल्कुल तय है और शायद इसलिए हम क्लियर हैं कि हमें किन बातों पर चर्चा करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल वाधवा, डॉक्टर हिमानी पंत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से हम लौटते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ।